हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एक विशेष श्रृंखला हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर में हम लोग बिहार का करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस धमाकेदार वीडियो के अंदर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। जैसे पिछले वीडियो के अंदर में आप लोगों ने प्रतिसाद दिया, अभी 24 घंटे भी उसको पूरे खत्म नहीं हुए हैं और 60,000 से ज्यादा व्यूज आप लोगों ने कर दिए उसके ऊपर में। मतलब आप लोगों ने गजब कर दिया है। ठीक है, आप वो लोग हो जो पढ़ने वाले बच्चे हो, आप वो बच्चे हो जो अपनी सफलता के लिए जो है अभी से लालायित हो कि अभी से मेहनत करनी है। भाई जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो सब लोग पढ़ लेते हैं, सबके अंदर में जो है ना एक आर्टिफिशियल जो है जो मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन है वो जाग जाता है। आप वो बच्चे हो जो उस समय में भी पढ़ रहे हो जब यहाँ पर में आप लोगों के पास में मोटिवेशन नहीं है। आप उस समय में इंटरनल मोटिवेशन लाके पढ़ रहे हो कि आपको आपके घर वालों को जो है बेहतर सुविधाएं देनी है। ये मेहनत आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। ये मेहनत आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बेहतर व्यक्ति बनाएंगी, मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाएंगी और जिंदगी भर बनाएंगी। ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से। आप सभी लोग जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से जो है हम लोग हमारे सेशंस को और ज्यादा जो है बेहतर बना सके। लाइक कर दिया होगा तो भी बता दीजिएगा, शेयर कर दिया तो भी बता दीजिए कमेंट के अंदर में मुझे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और चैनल को जो है सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का देखिए कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। अब पंचवर्षीय योजना कल 1.25 घंटे तक मैंने पेड क्लास में पढ़ाई है। कितने लोग अवेलेबल थे कल की नॉलेज कैप्सूल के अंदर में? 1.25 घंटे। ठीक है, नॉलेज कैप्सूल हमने सोचा था कि 20-25 मिनट का रखेंगे हम लोग, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ाते हुए इतनी मजा आ रही थी और इतना ज्यादा बढ़िया टॉपिक था, पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजना आपको समझाया है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स आप लोगों की हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोड डोमर मॉडल भी आपको बताया है मैंने। इसके अंदर में बोला, मतलब बेसिकली बहुत लंबा है ये, लेकिन एक बेसिक चीज इसके अंदर में एक निकल कर आती है कि आपकी जनसंख्या का मैक्सिमम पार्ट जिस व्यवसाय के अंदर में बिजी है, उसको आप जो है प्राइमरी बनाओ और उसके ऊपर में फोकस करके उसको ग्रो करवाओ। हमारा एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है, इसी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर में हम लोगों ने फोकस किया था। ये याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर में। ओके, हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है 2.1% का टारगेट रखा था। ये भी मैंने आपको बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, लेकिन उससे भी बेहतर हम लोगों ने अचीव किया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो युवा व्यक्ति। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब मैंने आपको फोटो दिखाई थी तो वो बूढ़े हो चुके थे, अभी उनकी युवा वाली फोटो है ही नहीं यार मेरे पास में। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी फोटो खिंचवा के रख लो। ठीक है, जब आप भी बूढ़े हो जाओगे आपको बताएंगे कि भाई देखो ये युवा व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, यहाँ पर में ये युवा पुष्पा, युवा संजू, युवा, ठीक है, यहाँ पर में अभिनाश, ठीक है, युवा मंशा, युवा सबा। ठीक है, ताकि युवा लोग है, क्यों जैसे हमारे पास में के एन राज की फोटो नहीं है, युवा उस समय युवा थे वो के एन राज। ठीक है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स वो युवा एक अर्थशास्त्री जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाने में मदद की थी, ये इसका मतलब है। अब उनकी युवा वाली फोटो है ही नहीं, जब मैं बच्चों को दिखाता हूँ ये युवा व्यक्ति, सर ये तो बूढ़े हो गए। ठीक है, अरे तो भाई बूढ़ा तो होगा ना कभी इंसान। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, अभी क्वेश्चन आएगा भी उसके ऊपर में, ये याद रखना है आप लोगों ने थोड़ी देर के अंदर में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो के एन राज जो थे फ्रेंड्स एक युवा अर्थशास्त्री थे उस समय में, जिन्होंने इसके अंदर में अपना योगदान दिया था। हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर में आधारित थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, हमने टारगेट रखा था 2.1% का। भाई देखो, जब यहां पर में मेहनत की जाती है ना तो जो उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मिलता है। ध्यान से समझिए आप लोग, टारगेट क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? कल रात में आपको याद करवाया है बार बार रिवाइज करवा के। 2.1% का टारगेट था, लेकिन हमने 3.6% की दर जो है वो हासिल की। ये देखिए आप लोग, ये होता है मेहनत का फल। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया? पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। 999 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से फ्रेंड लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग। और एक बार शेयर कर दो यार, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सभी। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि भारत बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उसको भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा याद करवा दूं क्या? ठीक है, अब इतना खर्चा हो गया तो मैं आपको पूरा का पूरा याद करवा देता। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो गवर्नर, ठीक है, जनरल की पोस्ट कब बनी थी? गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है आप लोगों की, ठीक है, ये कब बनी थी आप लोगों की? अगर शॉर्ट में मैं लिख दूं यहाँ पर में, तो ये बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट
17, ठीक है 70, जो आप लोगों का 3 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके जरिए, इसमें हमारे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वो बने थे वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये वाला आप लोगों का हो गया। दूसरा वाला भी आप लोगों के लिए बता देता हूं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो ये पोस्ट थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ये पोस्ट, इसका नाम चेंज कर दिया गया आपका गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। देखो यहां पर में क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, यहां पर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम था, यहां पर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये किया गया आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, आप लोगों का एक्ट ऑफ, ठीक है, 1829 के जरिए, 1833 के जरिए, ठीक है, 1833 के जरिए, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1833 के कानून के जरिए किया गया। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि भाई कौन से कानून के जरिए किया गया था, 1833 वाला जो कानून था उसके जरिए किया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। तो 1873 के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया आप लोगों का 1833 के अंदर में। और वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से कि भाई बताइए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये भारत का वाइसराय कब बन गया, वाइसराय, वाइसराय कब बन गया, तो ये इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसराय बन गया था 1858 में, 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर में, और पहले वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1858 वाला, ये ठीक है, आपका 1833 वाला आंसर हो जाएगा 1833 वाला, ठीक है। 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स केवल 6 मिनट के अंदर में, 1100 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कमेंट के अंदर में आंसर्स भी करते रहेंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन के साथ में मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगा यहाँ पर भी, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात कितना है, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि हमारे देश के अंदर में एक दुर्भाग्य की बात यह है कि लड़कियां जब होती है, ठीक है, तो कई जगह पे तो चलो एक है कि यार खुशियों के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन कई सारी जगह ऐसी भी है जहां पर में ये देखा जाता है कि थोड़ा सा उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती लड़कों के मुकाबले में। कई जगह पे पता लगा लिया जाता है कि लड़का है या लड़की है और बच्चा गिरा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही है जिस वजह से जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम जगहों पे 1000 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या कम है, ठीक है, लड़कियों की संख्या कम है। बिहार के अंदर में ये लिंग अनुपात कितना है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स 918 है, ओके, 918 लिंग अनुपात हर 1000 लड़कों के मुकाबले में ओवरऑल बिहार के अंदर में है 918 लड़कियां। वही अगर मैं बात करूं 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में, मतलब 1000 जो है 0 से 6 साल के बच्चे हैं तो उनके मुकाबले में केवल 935 लड़कियां हैं। ऐसा क्यों, क्या लड़कियां कम पैदा होती हैं, लड़कियों का जन्म कम हो रहा है, क्या ये कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जबकि आपको पता होना चाहिए एक चीज, ठीक है, अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता और ऑब्जर्वेशन जो है आप लोगों ने भी किया होगा कि लड़कियां इवन छोटे बचपन में भी लड़कों के मुकाबले में जो है वो बहुत ज्यादा स्वीट और क्यूट होती है। आप लोग खुद एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, आप लोग देखिएगा यहाँ पर में, ठीक है, आप लोग समझ पाओगे इसमें, ठीक है। आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखिए आप लोग। पापा, मम्मा, ये छोटी सी पापा, मम्मा, पापा, मम्मा। आपने देखा, उसको नहीं बोलना है मम्मा, ठीक है, उसको पापा ही बोलना है, ठीक है। तो छोटी सी बच्ची आप लोगों ने यहाँ पर में देखा, तो मैं जितने भी लड़के हैं यहाँ पर में, जितने लड़के यहाँ पर में देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके घर में लड़की हो, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप ये सारी इतनी क्यूटनेस मिस कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके माता पिता अगर रूढ़िवादी धारणा के हैं तो उनको समझाए कि नहीं, ठीक है, लड़कियां जरूरी क्यों है, ठीक है। अगर आपके माता पिता नहीं समझ रहे तो आप बताइए अपनी माता जी को कि आप भी एक लड़की हो करके, ठीक है, उतना ही सम्मान दीजिए जितना एक लड़के को दे रहे हो, उतनी ही खुशियां मनाइए ताकि बाकी लोग भी जो है एक आपसे प्रेरणा ले सके। जितने लड़के देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक माँ जो होती है ना वो भेदभाव नहीं करेंगी अपने बच्चे के अंदर में कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, जब उसका खुद का है बच्चा तो। लेकिन यहाँ पर में कई बार देखा गया है कि लड़के करते हैं, तो और
इन सब में मतलब मैं भी एक लड़का हूं, मैं आप सबको, हम सब लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, एक जिम्मेदारी के साथ में लेना चाहिए कि भाई लड़कियां जो है हम उनको उतना ही प्यार देंगे। और आप लोग देखिएगा कि जितना आप प्यार दे रहे हो ना, जितना आप एक लड़के को दे रहे हो, उससे ज्यादा आप लोगों को जो है वो प्यार वो रिटर्न में देंगी। पापा मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा। कितना है क्यूट, क्यूटनेस लास्ट में नहीं बोलना है मम्मा, ठीक है, चलिए पापा ही बोलना है। चलिए आप तो जितने भी लड़के हैं, आई होप आप लोगों तक मैं कुछ, मुझे ये मैसेज पहुंचाना था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। और ये मैसेज अगर मैं इस मंच पर हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये मैसेज, मेरी जिम्मेदारी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों तक पहुंचाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में 3 में पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों का, कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर का युद्ध पहली बात तो हुआ कब था, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप लोग बताएंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बार बार पूछा जाता है अलग अलग इसके अंदर में, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों का, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स 1764 में हुआ था, 1764 के अंदर में। उस समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? ये मैंने गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और वायसराय वाली जो हमारी क्लास है, ठीक है, उसके अंदर में आई थिंक शायद से 7-8 लेक्चर हमने किए गवर्नर जनरल और बंगाल वाले पेड क्लास में, उसमें पूरा बताया आप लोगों को। वेंसी टार्ट जो है फ्रेंड्स ये था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, वेंसी टार्ट था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंसी टार्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय का। लेकिन अंग्रेजी सेना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो सेना थी, सेनापति कौन था इसका? सेनापति, ये तो गवर्नर था, सेनापति कौन था? तो वो था मुनरो, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, मुनरो, सेनापति मुनरो था, ये याद रखना है आप लोगों ने, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ओके, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो हेक्टर हेक्टर मुनरो जो है फ्रेंड सेनापति था। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉसिबल बैटल ऑफ बक्सर के समय में सेनापति कौन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, मल्टीपल अलग अलग एग्जाम्स में वो भी क्वेश्चन लगा दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स गवर्नर कौन था ये तो मैंने लगा ही दिया। एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। 1900 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, केवल 12 मिनट के अंदर में 1900 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1310 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से अगले 2 मिनट के अंदर में हम लोगों को 2000 लाइक्स और 2000 लाइव का आंकड़ा पूरा करना है, तो शेयर भी करते रहिए जल्दी जल्दी से और लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ऑलरेडी आपको उपलब्ध कराया गया था, ठीक है। बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बक्सर के युद्ध के समय में? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ ये आप लोगों को कमेंट में लिखना है, हर बच्चा एक्टिविटी करता रहेगा, ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन था अभी मैंने आपको बताया, तो आप उसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये पूरी स्लाइड आपको पढ़ाई है मैंने पेड क्लास के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये देखिए पिट्स इंडिया अधिनियम, ये देखिए जो पिट्स थे ना, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय में, जिस समय में इसको लाया गया था, ठीक है। तुम्हारे मामा का लड़का वॉरेन हेस्टिंग, वो इससे बहुत नाराज हो गया था, उसको पसंद नहीं आया पिट्स इंडिया अधिनियम। जो पिट्स थे उन्होंने इसको जो है यहाँ पर में लागू करवाया था भारत के अंदर में, ठीक है। इसके जरिए जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, गवर्नर जनरल के पावर्स को कम करने के लिए, जो गवर्नर था बंगाल का उसके पावर को थोड़ा कम करने के लिए, और ब्रिटेन की सरकार का आधिपत्य थोड़ा सा स्थापित करने के लिए। तो 1884 के अंदर में लाया गया था पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है। इसके जरिए क्या किया गया था ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, मैंने पेड क्लास में ये आपको आपको अगर याद हो, ठीक है, तो जब हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने कराया है आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस समय के विलियम पिट, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा था, भारत जितनी भी जमीन है, क्योंकि देखो 1858 से पहले भारत में कौन राज कर रहा था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। उन्होंने 1784 में ही बोल दिया था, मतलब कि कितने साल पहले, 16 साल इधर, ठीक है, और 58 साल इधर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये कितने हो जाते हैं आप लोगों के टोटल, ठीक है, 74 साल पहले, ओके। उन्होंने बोल दिया था 74 साल पहले ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के पहले, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी तुम्हारी पोजीशन है भारत के अंदर में, जितनी भी जमीन तुमने जीती है, तुमने जितने कारखाने लगाए होंगे, जो भी लगाए होंगे, वो भारत में ब्रिटिश संपत्ति है। तो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, ये भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है टीम प्लीज अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। यहाँ पर में कि कौन सा एक्ट था जिसके अंदर में पहली बार
पहली बार, ठीक है, भारत में कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पहली बार उन्होंने दावा किया ब्रिटेन की सरकार ने कि भाई ये सब हमारा है, ठीक है। पीयू जी बोले लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स, 3000 प्लस करना है गाइस। चलिए जल्दी जल्दी से करते जाइए सब लोग फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर मैं अपना अपना रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, देखिए आज के हिंदुस्तान के अंदर में जो है फ्रेंड्स, फिर से एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए आया है। मैं आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं, अगला नंबर आपका होना चाहिए। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? टीचिंग परीक्षा के साथ आप लोगों के लिए चैलेंज, ये चौथा है, फोर्थ टाइम, ठीक है, जो हमने मोटिवेशन आप लोगों को दिया है, और अगले बार भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से होगा चैलेंज। अगला नंबर आपका आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आज का हिंदुस्तान, कितने लोगों ने आज का हिंदुस्तान देखा है? अगर बिहार में आप लोग तो आप लोगों ने देखा होगा, आज के हिंदुस्तान के अंदर में आया हुआ है। और ये देखिए, गुड मॉर्निंग सर, आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया है टीआरई 3 के सिलेक्टेड स्टूडेंट का पिक। सर मेरे यहाँ और न्यूज़पेपर आया है आज, और उस पेपर को अपने पास रखेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम भी टीआरई 4 में रैंक ला सके। थैंक यू सो मच सर, जो आपने न्यूज़पेपर में निकल आकर हम सबको मोटिवेट किया। टीपी इज बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म, थैंक यू अलॉट। देखिए बच्चे लोग मैसेज भी कर रहे हैं, और आप देख भी सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर देखा है आज का? ठीक है, काफी सारे बच्चे जिन्होंने देखा है आज के न्यूज़पेपर में, और ऐसे ही आपकी फोटो आनी चाहिए, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा है तो मुमकिन है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? नेतृत्व मतलब सेनापति था, ठीक है। तो किसने नेतृत्व किया था ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। एक बार सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देंगे। 1526 हो चुके, मैंने 2000 का टारगेट दिया है आप लोगों को, जल्दी जल्दी से सभी लोग कर देंगे और शेयर भी करते रहेंगे। देखिए, तो अभी आपको बताया कि बक्सर का युद्ध, एक एक करके हम लोग जितनी ज्यादा रिवीजन हो सकती है उतनी ज्यादा रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। 1764 के अंदर में हुई थी, ठीक है। वर्सेटाइट उस समय में जो है फ्रेंड्स गवर्नर थे, लेकिन सेना का नेतृत्व किसने किया था? सेना का नेतृत्व या लड़ाई का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। ये सेना का नेतृत्व वाली बात हो रही है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द टर्म ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट यूज इन विच एक्ट? मैं यहाँ पर मैं हमारी टीम का शुक्रिया करना चाहूंगा, ठीक है। आभा जी है, उनकी पूरी जो टीम है, वो सारे लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली जैसे ही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन चाहिए वो अरेंज करवा देते हैं। तो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया ये पहली बार कौन से वाले एक्ट के तहत कहा गया था कि भारत में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति है वो ब्रिटिश पोजेशन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, नेशनल मूवमेंट के अंदर में और आप लोगों का जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार अंग्रेज सरकार ने कहा कि भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की संपत्ति है। पिट्स इंडिया अधिनियम जो था 1784, उसमें कहा था। ये पिट्स कौन थे? विलियम पिट्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस समय में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 1784 के अंदर में आया था, ठीक है। नौ, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, भारत हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन? आपको पता है कि इंडियन यूनियन जो है फ्रेंड्स ये राज्यों का समूह है। हमारा देश जो है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कई सारे भारतीय राज्य रजवाड़े थे, उनको भारत राज्य के अंदर, भारत में, भारत यूनियन के अंदर में शामिल करवाना, ताकि, क्योंकि 565 के करीब रियासतें थी जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी दी उस समय में, ठीक है। तो सबको अधिकार दिया गया था, या तो वो इंडिया के साथ में मिल जाए या पाकिस्तान के साथ में मिल जाए या फिर एक अलग देश बना ले। तो उनको सबको भारत के साथ में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो रियासती मामलों के मंत्री थे ये, और रियासती मामलों के मंत्री होने की वजह से इनके ऊपर में जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई ये क्या करे, सबको मिलाए भारत के अंदर में। ओके, तो 1945 से 1947 के दौरान आजादी के लिए लड़ाई, बातचीत चली। उसके तुरंत बाद जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, उसके तुरंत बाद ये हुआ कि भाई सबको ये मनाया जाए कि भारत के अंदर में वो शामिल हो, ठीक है। तो पटेल जो थे, ठीक है, उन्होंने ये सारी की सारी चीजें की थी, सारे अलग अलग राजे रजवाड़ों को मनाया कि भारत के साथ में मिलिए, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब अपना लिया था उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतर शील कृषि है? ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उड़ीसा की, जल्दी बताइए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उड़ीसा की है, ये बताना है आप लोगों ने। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर में फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर में बार बार आप लोगों को बताया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। अगर मैं आप लोगों से बोलूं बेवार और दहिया, ठीक है, बेवार प्लस दहिया, ठीक है, दहिया, ये कहा कि ये पता है आप लोगों को, बेवार और दहिया ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में। लिखो सभी लोग, एक एक करके लिखो, ये क्वेश्चन का आंसर तो बाद में करेंगे, पहले ये आप लोग याद करो। बेवार और दहिया, पोडू और पेंडा, ठीक है, पोडू और पेंडा ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। चलो ये भी लिख लो आप लोग, आंध्र प्रदेश की है पोडू और पेंडा, पहले ये लिखो, बेवार और दहिया मध्य प्रदेश की, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश की, ठीक है, बाद में देखेंगे हम लोग। अब यहां पर मैं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर आप लोग लगाओगे, ठीक है, हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, आंसर करेगा कमेंट के अंदर में, क्योंकि मैंने आंसर आपको बता दिया है, मैक्सिमम लोगों ने अभी भी ए आंसर लगाया है। उड़ीसा की बात हो रही है। देखिए अगर उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो उड़ीसा की तीन आप लोगों ने याद रखना है, पामा डाबी, पामा डाबी, ठीक है, ओके। दूसरा जो है फ्रेंड्स कोमांग, कोमांग, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये दो लिखो जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग, पामा डाबी, कोमांग। और एक जो है फ्रेंड्स बैगन के इस पे ब्रिंजल बोलते हैं ना आप लोग बैगन को, तो बैंगन का ब्रिंगा याद रख लेना आप लोग, ब्रिंगा, ब्रिंगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे याद करोगे तो आराम से हो जाएगा आप लोगों का। तो ये तीन जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा की है, तो तीनों के तीनों कहीं पे भी दी नहीं है आप लोगों की, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। आंसर जितने बच्चे कमेंट में लिखते जाएंगे उन लोगों का मैक्सिमम जो है प्रिपरेशन होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जब एक्टिविटी करते हो तभी आप लोग जो है बेहतर तरीके से कर पाते हो, ओके। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए ई इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। नीचे में जो है फ्रेंड नंबर चल रहा है, जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं 7611101101 96974444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अभी से तैयारी करोगे तो ज्यादा आगे रहोगे। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स इमेज सेक्शन में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, इमेज सेक्शन में, इन्फोग्राफिक्स में, ठीक है, इमेज सेक्शन के अंदर में, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इनको बार बार रिवाइज कर सके। ये देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, ठीक है। स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है, और सही बताने के साथ साथ में आपको यह भी बताना है कि जो गलत है तो वो गलत क्यों है, ठीक है, जो गलत है तो वो गलत क्यों है ये भी बताएंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं चेना की बात करूं आप लोगों से, तो चेना बांग्लादेश नहीं फ्रेंड्स, श्रीलंका के अंदर में बोली जाती है, श्रीलंका के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। मैं मिल्पा की अगर बात करूं आप लोगों से, तो मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको के अंदर में, मैक्सिको, या फिर सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका जिसको आप लोग बोलते हो, मध्य अमेरिका में मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर में बोला जाता है मिल्पा। लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर में बोलते हैं, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में बोला जाता है, तो मलेशिया दिया है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट आंसर। एनसी जब ये क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, तो बीपीएससी ने भी इसका आंसर गलत दिया था, फिर हम लोगों ने इसको चैलेंज किया था, मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर में आकर प्रूफ के साथ में दिखाया था कि भाई मलेशिया वाला लदांग सही है, प्रूफ दिखाया था। फिर जब अपडेटेड आंसर की आई तो बीपीएससी ने इसको माना था, ठीक है, ओके। तो पहले बीपीएससी ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नन ऑफ द अबव दे दिया था कि कोई सही नहीं है, फिर प्रूफ करके दिखाया, मैंने प्रूफ दिखाया आप लोगों को कि लदांग मलेशिया में भी लदांग बोला जाता है। एक जगह एनसीईआरटी में इंडोनेशिया दिया हुआ है, लेकिन एक जगह है और जहां पर भी मलेशिया भी दिया हुआ है, प्रूफ के साथ दिखाया, और अपडेटेड आंसर की के अंदर में फिर सी आंसर हुआ था इसका, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाया था मैंने आपको, दो बताया था, एक क्लास है हमारी जिसके अंदर में बताया हुआ है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉसिबल हमारी जो एग्रीकल्चर वाली क्लास है उसका स्क्रीनशॉट अगर हम लगा दे, जहां पर मैं बताया कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में लदांग बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, अब आप लोग बताइए मुझे यहाँ पर में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। तो टीम अगर इफ पॉसिबल एग्रीकल्चर वाले लेक्चर के अंदर में चले जाइए हमारी पेड क्लास के, ठीक है, एग्रीकल्चर,
उसके अंदर में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला स्थानांतरित कृषि वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर में एक जगह पे ये पढ़ाया है मैंने। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सारी की सारी बात बताऊं, इंडोनेशिया प्लस मलेशिया के अंदर में, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि लदांग बोला जाता है। इंडोनेशिया प्लस मलेशिया में तो लदांग ही आंसर हो गया आपका। चेना कहाँ कहा जाता है अभी आप लोग बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। एक्टिविटी जो बच्चा करेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं पता तो भी कोशिश तो करो, ठीक है, कोशिश करो। 1751 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि हम लोग ऐसे ही एनर्जेटिक तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। मसोल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मध्य अफ्रीका के अंदर में बोला जाता है, मध्य अफ्रीका, ठीक है, मध्य अफ्रीका, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में मसोल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए जो भी ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चेना आप लोगों ने देखा ये यहाँ पर मैं आया था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता होता तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाते, ये एलिमिनेट कर देते आप लोग की सही नहीं है चेना वाला, ठीक है। मिल्पा जो है मध्य अमेरिका के अंदर में बोला जाता है, लदांग जो है फ्रेंड्स मलेशिया इंडोनेशिया में बोला जाता है। आप आसानी से लगा सकते थे, ठीक है। तो एक एक करके आप लोगों को करना है, ठीक है। लदाख, ये देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का ये वो क्वेश्चन ये था आप लोगों का, मैंने उसमें ये प्रूव करके बताया था कि मलेशिया में भी बोला जाता है। और ये डू यू नो सीरीज आप सभी लोगों के लिए बता दूं, पेड क्लास के जितने भी बच्चे हैं टीआरई 4.0 के अंदर में, ठीक है, आप सभी को डू यू नो सीरीज मिली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत कम समय है जिन बच्चों को अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इस कोर्स को हम लोग अलग करने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है फ्रेंड्स। आप लोगों का आप लोगों को अराउंड जो है 7-8 कोर्सेस एक बैच के अंदर में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका बैकएंड से खर्चा बहुत आ रहा है सर्वर का। तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, जो भी बच्चा इस जो है लिमिटेड टाइम के अंदर में ले लेगा उसको उसके साथ में फ्री में मिल जाएगी उसको। जिन लोगों का जिनको मिल चुकी है उनसे नहीं हटेगा, बट आगे में जो बच्चे फिर बाद में लेंगे उन लोगों को अलग से लेना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल में डू यू नो के साथ में इंक्लूडेड है, तो जल्दी से आप लोग ले सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान असहयोग घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, ठीक है, बताइए किसकी अध्यक्षता में किया गया था। कलकत्ता, देखो 1920 में 2 सेशन हुए थे, ये बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के कल देखो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो ये सेशन है आप लोगों का 1920 का, वो 2 बार हुआ था। एक हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में, ओके, और एक हुआ था नागपुर के अंदर में, ठीक है। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत, ठीक है, राय, ओके। और यहां पर मैं नागपुर में जो हुआ था उसके थे सी विजय राघव चारियर, सी विजय राघव चारियर, सी विजय राघव चारियर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, ये जो थे लाला लाजपत राय थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, कलकत्ता अधिवेशन के। उसके अंदर में प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स, प्रस्ताव जो है वो किया गया था, घोषणा पत्र वो हुआ था। असहयोग आंदोलन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, सिर्फ उसका घोषणा पत्र एक्सेप्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ, असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्लास है आप लोगों की शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाली जो मैंने पेड क्लास में पढ़ाई थी आपको। इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन कहा जाता है। जिन बच्चों ने पेड क्लास में पढ़ा उनको याद होगा, ये वो स्लाइड यहाँ टीचिंग परीक्षा की टीम ने लगा दी है, ठीक है। लदांग जो है फ्रेंड्स कहा जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया में, दोनों जगह कहा जाता है। ये देखिए वो प्रूफ आपके लिए, और जिन बच्चों ने क्लास देखी है वो भी बता सकते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, ठीक है आपका। और आपने देखा कि दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से। ये पेड क्लास अभी भी अवेलेबल है, क्लास में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। लदांग मलेशिया एक जगह पे दिया है, ठीक है, और एक जगह पे लदांग का आंसर इंडोनेशिया। तो दोनों आपको पढ़ाया था, ये रिसर्च, क्योंकि डीप डाउन जाकर हम लोगों ने रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाया ये। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था ना, वो नागपुर अधिवेशन में किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने।
ठीक है, नागपुर अधिवेशन के अंदर में किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में केवल वो प्रस्ताव की घोषणा पत्र जो है वो एक्सेप्ट की गई थी। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स नागपुर। देखो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो जो एक्चुअल में पास हुआ था वो नागपुर में हुआ था, नागपुर के अंदर में हुआ था 1920 में दिसंबर के अंदर में। और सी विजय राघवाचार्य उसके अध्यक्ष थे। सी विजय 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 राघव चारियर इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था, केवल केवल उसकी घोषणा पत्र का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था गांधी जी के द्वारा। नागपुर अधिवेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, चित्तरंजन दास भी थे उसमें विरोध करने वाले, बट गांधी जी ने उनको जाके अच्छे से समझाया, खोपचे में ले जाकर। कैसे समझाया अभी तो वो राज उन दोनों के साथ चला गया, क्या पता, हो सकता है कोई उनके पास में जो है कोई उनकी प्रेम पत्र वगैरह उनके हाथ लग गया हो, भाई तेरी बीवी को दे दूंगा करके, पता नहीं क्या हुआ, बट पता नहीं एक मिस्टीरियस तरीके से उनको समझाया कि खुद आकर जो चित्तरंजन दास जो उस समय में विरोध कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन में 2 महीने पहले, ठीक है, वो उन्होंने नागपुर अधिवेशन में वो प्रस्तावक बने, उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा वहां पर में। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने रखा था वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, कि घोषणा पत्र पारित हुई थी उसकी। नागपुर सेशन में उस समय में पारित क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि चित्तरंजन दास जैसे लोग जो थे उन्होंने विरोध किया था। नागपुर सेशन में 2 महीने बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने खुद ने प्रस्ताव दिया, बोले मैं खुद देता हूँ करके प्रस्ताव। अब क्या था, कुछ तो था, गड़बड़ था कि नहीं था, आप लोग खुद सोचिए, या फिर गांधी जी बहुत अच्छे से समझाते होंगे, पता नहीं। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें करेक्शन कर लेने हैं। ठीक है, उसमें इसका आंसर ई है आपका। ठीक है, नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया था? देखिए फ्रेंड्स, इंडिगो पीजेंट मूवमेंट, इंडिगो पीजेंट मूवमेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, ये आप लोगों का अखबार, ये जो इंडिगो पीजेंट मूवमेंट के लिए जो नील विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1859 के अंदर में। ठीक है, 1859 के अंदर में। वो जो आप लोगों का एक चंपारण आंदोलन है वो अलग है, चंपारण आंदोलन अलग है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिगो रिबेलियन 1859 का 1859 का जो था, ठीक है, उसको कई सारे अखबारों ने समर्थन दिया था, कई सारी बुक उस पर लिखी गई, उसमें से एक नील दर्पण बड़ी फेमस है। बता सकते हो आप लोग मुझे कि नील दर्पण किसने लिखी है? नील दर्पण, नील दर्पण नाम की पुस्तक, ये क्वेश्चन आता है, नील दर्पण किसने लिखी थी? ठीक है, तो कौन सा अखबार था जिसने इसका समर्थन किया? तो हिंदू पैट्रियट नाम का एक अखबार था। ठीक है, नाम में इसके हिंदू है, बट वो बेसिकली हिंदुस्तान वाला हिंदू पैट्रियट है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, बहुत ज्यादा सेक्युलर था। हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो जो है फ्रेंड्स इसके जर्नलिस्ट थे, वो इसके इन्होंने ये अखबार निकाला था, द हिंदू पैट्रियट नाम से अखबार। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। तो ये मुद्दा जब उन्होंने अपने अखबार में उठाया तो ये मुद्दा और फैला। दीन बंधु मित्रा जो थे उन्होंने नील दर्पण नाम की पुस्तक भी लिखी इसी के ऊपर में, पूरी की पूरी इस कहानी के ऊपर में। ओके, तो हरीश चंद्र मुखर्जी का द हिंदू पैट्रियट जो था, उसने इंडिगो रिबेलियन जो 1859 में हुआ था उसको प्रखरता से उठाया। ये मुद्दा इनके उठाने के बाद में और ज्यादा तेजी से फैल गया, बहुत सारे लोगों तक फैल गया। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आ गए। आखिरकार इंडिगो रिबेलियन होने की वजह से, ठीक है, एक कमीशन बैठा और जो नील की खेती करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा था बंगाल के किसानों को, उसको बंद किया गया। ठीक है, तो ये इंडिगो रिबेलियन अलग है, चंपारण रिबेलियन अलग है। ठीक है, चंपारण का मामला अलग है। ठीक है, वहां 3 कठिया सिस्टम था, यहाँ पर में 25% खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, दीन बंधु मित्रा उन्होंने नील दर्पण लिखी थी, और जो अखबार जिसपे ये छपा था, आंदोलन का समर्थन किया था, वो था हिंदू पैट्रियट। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का। और मैं यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की कंटिन्यूअसली बच्चे भेज रहे हैं, वी प्राउड ऑफ यू टीचिंग परीक्षा। ठीक है, ये देखिए बच्चे ने खुद ने एक स्टूडेंट है जिन्होंने भेजा है, ठीक है, अपने पास से। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी जो है फ्रेंड्स, जिनके भी पास में अपने जो है, आप टीचिंग परीक्षार्थी हो, आप टीचिंग परीक्षा के प्राउड फैमिली मेंबर हो, आप हो टीचिंग परीक्षा, ठीक है, तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में, अपने व्हाट्सएप के ऊपर में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा को टैग करके @टीचिंग परीक्षा लिख के जरूर डालिए इसको। ठीक है, जहां भी डाल सकते हो आप लोग, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और उसमें प्रण लीजिए, अपने आप से प्रण लीजिए, अगर नहीं वहां लिख सकते तो अपने आप से प्रण लीजिए उस डालते समय कि अगला नंबर मेरा आएगा करके, या वहां लिख दीजिए कि अगली फोटो मेरी आएंगी। जब आपने बोल दिया है सबको तो आपको करना भी पड़ता है, फिर आप और ज्यादा मेहनत करोगे, सोशल वो हो जाती है चीज। ठीक है, खुशी खुशी जी बहुत कम है फीस। मैं आपको बता दूं कि सर्वर का कॉस्ट आता है, एक चीज आप मोबाइल रिचार्ज करते हो आपको पता है। ठीक है, तो ये फीस और थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि
जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस है, और इवन अभी तो हम लॉस के अंदर में भी कई सारी जगह पे आप लोगों को दे रहे हैं कोर्सेस। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज सनसेट लॉ। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए आप लोग। परमानेंट सेटलमेंट, ये बंगाल के अंदर में जो अंग्रेज टैक्स लेते थे, ठीक है, ठीक है, बताइए यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में ये लागू हुआ था, आप लोगों को पता है। इसको सनसेट लॉ क्यों कहा जाता था? क्योंकि अगर जिस तारीख को बोला गया है कि जमींदार पैसा लाकर दे देंगे, अंग्रेजों के पास जमा करा देंगे, अगर उस तारीख को सनसेट मतलब कि सूर्यास्त तक अगर उन्होंने पैसा लाकर नहीं दिया तो उनकी जमींदारी किसी और को दे दी जाती थी। इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट को सनसेट लॉ भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है, सनसेट लॉ किसको कहा जाता था? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में ये स्थायी या परमानेंट क्या है? जो अमाउंट ली जानी है ना, या जो परसेंटेज लेने लिया जाना है जमींदारों से, जितना भी उन्होंने वसूली की है उसका, वो परमानेंट था कि उतना ही लेंगे पैसे। इसका मेन उद्देश्य था कि अगर हम एक एक रकम बांध देंगे कि इतना ही देना है आपने, तो बाकी का जो पैसा बचेगा जमींदार पैदावार बढ़ाने के अंदर में खर्च करेंगे। बट जमींदार ऐसा नहीं करते थे, जमींदार जितना पैसा बचता था वो अपने पास रख लेते थे। परमानेंट सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेकर आया था। जी हाँ, बिल्कुल 1793 में। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्न, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में तो 1793 के अंदर में लेकर आया था। मैंने तो क्वेश्चन में आंसर बता दिया आप लोगों को ऑप्शन में ही। तो तीनों जो है फ्रेंड्स वो सही है आप लोगों के। तो ऑल ऑफ दी अबव आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि ज्यादा सही है यहाँ पर में। ठीक है, ये सारे के सारे सही है, ये याद रखना है आप लोगों ने। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे ही आंसर करते रहेंगे फ्रेंड्स। 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी सेशन कंडक्ट कर सके। ओके, नाउ अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1936। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1936। ठीक है, शहजानंद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन सूरत सेशन ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली बात तो ऑल इंडिया किसान सभा, देखिए जो ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। सूरत के अंदर में नहीं हुआ था, लखनऊ के अंदर में हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। लखनऊ के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की, सूरत में नहीं हुआ था। तीन गलत है, तो जहां जहां तीन दिया है काटो काटो। ऑल ऑफ दी अबव में भी दिया है। केवल दो आंसर हो सकते हैं, या तो ए होगा या तो नन ऑफ दी अबव होगा। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, तो नन ऑफ दी अबव भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपका ए होगा। दूसरा वाला आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक से करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तरीका होता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में भी। तो सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान सभा के। ठीक है, इस तरीके से याद किया जा सकता है इसको। तो अच्छे से करिए आप लोग, आराम से जो है आप लोग कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री वी वर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या, कल ये क्वेश्चन मैंने कल 1.25 घंटे क्लास लिए पेड क्लास के अंदर में रात में, क्या ये क्वेश्चन कराया नहीं? जितने बच्चे अभी भी नहीं जुड़े, मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, आप लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, जल्दी से जुड़कर जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि हजारों बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ठीक है, और आप बाद में सोचो कि दानिश सर बोल रहे थे कि कर लो पढ़ाई, ठीक है, आप उस समय कर लिए होते। तो पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान, हमने यूएसएसआर से लिया। मैंने पूरी कहानी बताई आपको कल यूएसएसआर की। यूएसएसआर 1922 से लेकर 1991 तक चला। कितने लोगों को ये याद थी चीज कल वाली? हाथ ऊपर कर देंगे जो बच्चे कल थे। यूएसएसआर 1922 से लेकर 1991 तक चला। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल, राजा जी थे वहां पर में, तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये बन गया। यूएसएसआर में कितने देश थे? उसमें 15 कंट्रीज थे। उसमें से भी सबसे बड़ा कौन था? रशिया था। 15 कंट्रीज में सबसे बड़ा रशिया था। इसी वजह से कई बार क्या होता है ना कि ये यूएसएसआर के जगह पे हम इस यूएसएसआर के जगह पे रूस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यूएसएसआर से लिया था ये 5 ईयर प्लान। स्टैलिन ने सबसे पहले इसको लगाया था। यूएसएसआर का जो शासक था स्टैलिन, ठीक है, उसने जो है फ्रेंड्स इसको 1928 में लागू किया था। उसी से प्रभावित होकर हमने आजादी के बाद में इसको 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लगाया।
रूस या यूएसएसआर से प्रभावित होकर। यूएसएसआर था बेसिकली, लेकिन उसमें सबसे बड़ा देश रूस था, तो यूएसएसआर की संज्ञा के रूप में हम लोग रूस यूज कर लेते कई बार। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। बच्चों के सवाल थे कि सर दोनों आ जाए तो कैसे करें, क्या करें, सब कुछ हम लोगों ने उसके अंदर में पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो यूएसएसआर में कितने देश थे? 15 देश थे, ये याद रखना है। 1991 के अंदर में टूटा था ये यूएसएसआर। जल्दी से एक बार फ्रेंड सेशन को लाइक भी कर देंगे, 2096 लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने सेशन को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं हमने रशिया या यूएसएसआर से ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जैसे आप लोगों का कर्तव्य है, ठीक है, आपका आपका अधिकार है आपका ये लेक्चर देखना, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी अपना प्रतिसाद दें, आप लोग शेयर करें सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ये संविधान में डालने की जरूरत क्यों पड़ी ड्यूटीज को? क्योंकि लोग अपनी ड्यूटीज खुद से नहीं करते। ठीक है, जैसे आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे। ठीक है, तो वो ड्यूटी, ठीक है, तो हमारे संविधान में भी डालना पड़ा, क्योंकि लोग नहीं करते उसको, अपने आप से नहीं करते जब तक बोला ना जाए। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये भी हमने यूएसएसआर या रशिया से ही ली थी, मौलिक कर्तव्य। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में युवा अर्थशास्त्री कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उन युवा अर्थशास्त्री का नाम क्या था जिसने ये मसौदा तैयार किया था, बताइए जल्दी से। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो थे के एन राज, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, के एन राज। तो एक युवा इकोनॉमिस्ट के एन राज, ठीक है, जिनको जो है फ्रेंड्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। वैसे ओवरऑल जो है पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? कल पूरा डिटेल में आपको 1.25 घंटे तक समझाया है पूरा, कि पूरे ओवरऑल पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। सेकेंड 5 ईयर प्लान का आर्किटेक्ट कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। लेकिन अगर केवल पहली पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट बोला जाए, पहली पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कौन थे? तो के एन राज थे। ठीक है, वो युवा थे, लेकिन अब युवा वाली फोटो हमारे पास में है नहीं, लेकिन जब बना रहे थे तब तो युवा थे। ठीक है, ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। कृषि पे फोकस किया गया था। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है आपका, जिसको महालनोबिस मॉडल पर आधारित बताया जाता है, महालनोबिस मॉडल पर पीसी महालनोबिस ने उसको डिजाइन किया था, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें 3 आपके जो है फ्रेंड्स ये बनाए गए थे, इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग बनाए गए थे। ठीक है, स्टील प्लांट। तो एक बनाया गया था आप लोगों का भिलाई, ठीक है, एक बनाया गया था रौरकेला, और एक बनाया गया था दुर्गापुर। बोकारो बाद में बनाया गया, बोकारो नहीं था। तो कौन सा नहीं था? ये वाला आपका। अब मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि कैसे इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा किसकी मदद से बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि भाई, ठीक है, दुर्गा दुर्गा माता जो है, माँ दुर्गा जो है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगा दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे ना हमारे भारत में, ब्रिटिशर्स को हमने भगा दिया। तो एक ट्रिक, वैसे वो बात अलग है, एक ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ आपको कि दुर्गा माता, ठीक है, के आशीर्वाद से ब्रिटिशर्स को हमने भगा दिया था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के सहयोग से बना था रौरकेला। ठीक है, देखो रौरकेला जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जर्मनी का जो हिटलर था वो अकेला रह गया। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जर्मनी, ये आपने बताया था। उसके बाद में भिलाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। इतना अच्छा था यूएसएसआर या रशिया, ठीक है, जो कि 15 देशों को साथ में लेकर चल रहा था, लेकिन लोगों ने जो है वो जेलेसी में आकर उसको तोड़ दिया। तो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, 15 देश टूट गए, देखिए। ठीक है, तो हमने यूएसएसआर वाला भी याद रख लिया था। ठीक है, ले सकते हैं साहिदा हसमत रिजवी जी। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड। दुर्गापुर, भिलाई और रौरकेला जो है उसमें स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, दुर्गापुर, रौरकेला और भिलाई, देखिए आप लोगों को ये पूरा प्रॉपरली दिया है, दुर्गापुर, रौरकेला और भिलाई, इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, जर्मनी की मदद से कौन सा बनाया गया था? वाह, क्या क्वेश्चन है। जर्मनी की मदद से, अभी आपको बताया मैंने, जर्मनी की मदद से कौन सा वाला बनाया गया था, ये बता दो आप लोग। दुर्गापुर, बोकारो, रौरकेला, भिलाई, कौन सा वाला बनाया गया था जर्मनी की मदद से? बताओ। जर्मनी, आपको बताया था दुर्गापुर, ठीक है, ब्रिटिशर्स की मदद से बनाया गया था, ब्रिटेन की मदद से। ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, यूएसएसआर। ठीक है, बोकारो तो बना ही नहीं था सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो ये आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, रौरकेला, जर्मनी, अकेला रह गया था हिटलर जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी। ठीक है,
तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल। और यही कल रात में मैंने पढ़ाया आपको। तो जितने भी बच्चे हैं जो टीआरई 4 टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम बैच से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और जो लोग नहीं जुड़े वो जल्द से जल्द जो है फ्रेंड्स आप लोग जुड़ सकते हो। नीचे में लिंक भी दी गई है आपको जुड़ने की, नंबर भी चल रहा है आप लोगों का, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत जल्द प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर्वर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। और ये आप लोग भी समझ सकते हो फ्रेंड्स कि सर्वर कॉस्ट ज्यादा आता है तो ऑब्वियसली बात है उसको सस्टेन करना है, आपको बेहतर सर्विस देनी है। देखो हमेशा सर्विस, टीचिंग परीक्षा क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो जितने भी बच्चे हैं उनको क्वालिटी कंटेंट देना है, क्वालिटी मटेरियल देना है, क्वालिटी देनी है, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, ना चाहते हुए भी कुछ समय बाद में प्राइस बढ़ाना पड़ेगा क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है बच्चों को सिलेक्शन के साथ में रैंक देना। तो जितने बच्चे पहले से ज्वाइन हो चुके होंगे उनका उन्हीं दाम में रहेगा, जो आगे फिर लेट ज्वाइन होंगे वो उनका इंक्रीज प्राइस के ऊपर में रहेगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए, भारत में निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में समपोषणीय वृद्धि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कब की गई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि इस तरीके से ग्रोथ करना कि आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी आप जो है उनका भी ध्यान रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समपोषणीय विकास या समपोषणीय वृद्धि, सतत सतत पोषणीय विकास भी बोला जाता है उसको। कल मैंने हिंदी में दोनों टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको। 12वीं और आखिरी नंबर की जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें किया गया था, ठीक है। सतत पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास, आखिरी वाली, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 2012 से लेकर 2017 तक ये आखिरी पंचवर्षीय योजना चली थी हमारी। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ उसके ऊपर में ध्यान दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार सेशन को जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। 2257 लाइक्स हो चुके हैं, 2600 के करीब बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश्ड। इट्स प्रेसिडेंट वाज, बीपीएससी हेड टीचर के अंदर में आया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स प्राउडली कि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इसको ऑलरेडी किया हुआ था हरिजन सेवक संघ की, ठीक है। जब हमने हरिजन सेवक संघ पढ़ा था तो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में, 30 सितंबर 1932 को, पूना पैक्ट के बाद में, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की जब उन्होंने स्थापना की तो उन्होंने घनश्याम दास बिड़ला जो है, गांधी जी ने स्थापना की थी हरिजन सेवक संघ की, लेकिन पहले अध्यक्ष, ठीक है, कौन बने थे? घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला जो है उनको बनाया गया था अध्यक्ष, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। हेड टीचर, बीपीएससी हेड टीचर का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए, तो ऐसे भी आप लोगों ने याद रखना है इस तरीके से। गांधी जी जितने भी लोगों ने लगाया है, ठीक है, डी लगाया जितने लोगों ने, उन सबका आंसर गलत है। ई में वापस से लिख दो आप लोग, एक बार कमेंट में लिख दो ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए, अब आगे के लिए याद हो जाए, ठीक है। चलिए, एक बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और, ठीक है। हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर में ये बता दीजिए आप लोग। अभी जो है उसके अंदर में भी था, ये बीपीएस के अंदर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। पहले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर में आप देख भी सकते हो कि किंग्सवे कैंप दिल्ली के अंदर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला जो है फ्रेंड्स इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और अमृतलाल ठक्कर जो है इसके पहले सेक्रेटरी थे। गांधी जी ने स्थापित किया था हरिजन सेवक संघ, लेकिन अध्यक्ष बनाया था घनश्याम दास बिड़ला को, और अमृतलाल ठक्कर जो है पहले महासचिव, ठीक है। तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है हरिजन सेवक संघ का, ठीक है। चलिए, ना फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवाती में सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो हवा, घुमावदार हवा आती है ना आपकी, ठंडा और गर्म हवा के मिलने के कारण बहुत तेज हवाएं चलती है। तो सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स कौन सा वाला क्षेत्र होता है? अगर आप लोगों से ये बात की जाए तो आंसर आप लोग बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की इनमें से, ठीक है, मालाबार कोस्ट, यहाँ पर मैं आपका मालाबार कोस्ट, मालाबार, इस पर एक क्वेश्चन आया भी था। मालाबार कोस्ट का केरल के अंदर में मालाबार कोस्ट, ठीक है, पश्चिमी घाट के नीचे वाले हिस्से में मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ से आपको यहाँ तक का कोंकण कोस्ट मिलेगा। कोंकण और कर्नाटक का कोस्ट जो है ये कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है। बट
जो चक्रवात आते हैं ना हमारे भारत के अंदर में, वो आते हैं हमारे ईस्टर्न भाग में, इधर में, इधर के अंदर में ज्यादा आते हैं, इधर में, ओके, इधर साइड के अंदर में ज्यादा आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर में हो जाएगा कोरोमंडल, इधर साइड में ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, इधर साइड के अंदर में, आपके ईस्टर्न साइड में। तो ये है कोरोमंडल कोस्ट, आपका कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, और उसके ऊपर में है उत्तरी सिरकार, ठीक है, कोस्ट, तो वहां तक उड़ीसा तक आपका। तो इधर साइड में ईस्टर्न पूर्वी भारतीय पूर्वी तट पर ज्यादा तूफान आते हैं, ज्यादा चक्रवर्ती तूफान आते हैं, ये याद रखना है। तो आज आप लोगों ने एक और चीज सीखी, ठीक है, कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाला जो तटवर्ती इलाका है उसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, केरल का जो तटवर्ती इलाका है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, मालाबार तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसके जब ऊपर में थोड़ा सा जाओगे ना आप, और यहाँ पर में आता है नॉर्दर्न सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार, उत्तरी सिरकार बोला जाता है उसको, तटवर्ती इलाके को, वहां पर में भी आते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसके अनुसार तो कोरोमंडल हो जाएगा आपका, यहाँ इस इलाके में ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके, ईस्ट के अंदर में आते हैं आप लोगों के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था आप लोगों का। यहाँ पर में आप देख भी सकते हो इस इमेज के अंदर में, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इधर साइड के अंदर में, ईस्टर्न साइड में, ठीक है, ये भारत का, ये इधर साइड के अंदर में ज्यादा आप लोगों को तूफान देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एक जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई आप लोगों का भी इस तरीके से न्यूज के अंदर में आप लोग जो है आपका नाम आए, ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करिए आप अगले बार, और इतनी मेहनत करिए कि अगला नंबर आपका हो, अगली फोटो आपकी भी आए उसके अंदर में, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में लगा दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, ठीक है, और अपने आप से वादा करिए कि अगला नंबर आपका आएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि टीचिंग परीक्षा के जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए हम जान लगा देंगे। कल 1.25 घंटे की क्लास मैंने लिया आप लोगों की, ऐसे ही मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक्स बन सकते, जो भी आ सकता है, हर एक चीज आप लोगों के लिए करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर में दिया गया था। ये कल मैंने कराया है, आगे वाली क्लास के अंदर में भी मैं कराऊंगा, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी वाली इसके अंदर में दिया गया था, ठीक है, तो वो आप लोग बताओगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट इस लेक्चर के बाद में आपके लिए एक वीडियो है, ठीक है, निशात आलम जी का, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, ठीक है। निशात आलम जी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई भी दे देंगे, निशात आलम जी, ठीक है, ये है निशात आलम जी, ठीक है, कैसे उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की, ओके, ये आप लोग बता देंगे। चलिए तब तक मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था, ये बताइए जल्दी जल्दी से। और क्वेश्चन है हमारे पास में, और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत बढ़िया, ठीक है, जितने भी बच्चे थे, देखिए कल जितने भी बच्चे थे वो 5वीं पंचवीं लिख रहे हैं 5th पंचवर्षीय योजना के अंदर में, बहुत खूब, ठीक है, ये याद हो गया, मेरे को जानकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों को याद हो गया कल के कल में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे फ्रेंड्स, ये आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव आता है तो कोई उसको रखता है प्रस्ताव, ठीक है, फिर बाद में सब लोग उसके ऊपर में चर्चा करते हैं और चर्चा करके उसको पास किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव रखा गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक लगातार अध्यक्ष रहे, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसी बीच 1942 आया, तो 1942 के समय में भी यही अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, ये क्वेश्चन भी टीआरई के अंदर में आ चुका है आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है, और भी टीचिंग परीक्षा के टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन पेपर में उपलब्ध भी है, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के आप देख सकते हो पीछे में लगा हुआ है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश जो है फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत कब से कब तक शासन की, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1500, ठीक है, 26 तक, ठीक है, 5 राजवंशों ने शासन किया है। उसमें से दिल्ली सल्तनत की पहला जो राजवंश था गुलाम वंश, उसका शासक था ये। इसकी तुरंत मृत्यु के बाद में इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज जो है फ्रेंड शासक बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन ये अय्याश किस्म का इंसान था, ठीक है, अय्याश किस्म का इंसान था, उसको जो है शासन से कोई व्यवस्था कोई लेना देना नहीं था, इल्तुतमिश का बेटा, तो उसको गद्दी से हटा दिया गया और इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, ठीक है, उसको बना दिया गया यहाँ पर में, ठीक है, रजिया जो है वो बन गई यहाँ पर में शाशिका, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। तो पहले बेटा बना, लेकिन वो
आपको पता ही है कि उसका शौक पानी अलग ही थे, शराब पीना, ठीक है, लड़कियों के चक्कर में, लड़की का चक्कर बाबू भैया, ठीक है, वो लोग डुबा देता, तो वो वाला काम था इसका यहाँ पर में, ठीक है, मतलब उसका शासन व्यवस्था में ध्यान ही नहीं था, ठीक है। फिर रजिया सुल्ताना बनी, लेकिन फ्रेंड्स केवल 4 साल तक शासिका बन पाई है, क्योंकि लड़कियों का शासन जो है उस समय के लोगों ने बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज बना था, ये याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है, ये बताएंगे आप लोग जल्दी से। भाई देखो, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, दादा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो ये तो मतलब नहीं लिखी बोला ना, ये आंसर है आपका, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, देखो मैंने आपको अनहैप्पी इंडिया वाला एक ट्रिक बताया था, ठीक है, 1410 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स। अनहैप्पी इंडिया वाला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई डंडे मारे, ठीक है, क्योंकि लाठीचार्ज किस पर हुआ था, लाला लाजपत राय पर हुआ था ना, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है पुस्तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, ठीक है, ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने, द इंडियन स्ट्रगल। तो दो पुस्तक ऐसी है, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, ये याद रखना है। एक बार लिखो कमेंट में जल्दी से, और आप लोग मन में रिपीट भी करो, ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला गया है ना आप लोगों से, नॉट बोला गया है, इसी वजह से आंसर ये लगा रहा हूं। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक वीडियो के ऊपर में डाइवर्ट करो, आप लोग जो है वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा जो है फ्रेंड्स वीडियो है, आपको काफी सारी चीजें उसमें से सीखने मिलेंगी। हर एक बच्चा, जो बच्चा यहाँ देख रहा है, ठीक है, 5 मिनट निकालकर वो वीडियो जरूर देखिए अभी लाइव, आप लोग 5 मिनट निकालकर, आपको जो चीजें सीखने मिलेंगी ना, जो इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से वो बंदे ने 7वीं रैंक हासिल की इतने हजारों लाखों बच्चों के अंदर में, आपको पता चलेगा उनका तरीका, पता चलेगा कि क्या उनकी फीलिंग्स थी, कैसे वो उन्होंने अपने आप को संभाला, कैसे अपने आप को जो है प्रिपेयर किया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। तो मैं भी उस वीडियो पे आ रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और उस वीडियो के कमेंट में लिख भी देना कि भाई सुभाष चंद्र बोस की इनमें से कौन सी पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, देखते हैं कि आप जाए जाए तक आप याद रख पाते हो क्या वहां पर में। ओके, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। टेस्ट नहीं है आज का आपका, टेस्ट कल मिलेंगे आप लोगों को, दोनों की मिलाकर, आज की और कल की। आज आप ये वीडियो देखिए जल्दी से।